मेरा अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत मनन के बारे में भी और बताएं और कब मनन निधिध्यासन की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मनन के संदर्भ में, और इसमें मनन की दो पद्धतियों की चर्चा करी थी हम लोगों ने। एक सामूहिक मनन और एक व्यक्तिगत मनन। व्यक्तिगत मनन की प्रक्रिया ये है कि पहली बात तो यह है कि श्रवण के अनंतर ही मनन होगा। ये क्रम बहुत स्पष्ट है। अब जब हम व्यक्तिगत रूप से मनन करते हैं तो उस समय पर मनन की शैली ये है कि हमने जिस विषय को सुना है, मान लीजिए कि सुबह 1 घंटे श्रवण हुआ और सायंकाल में आपने कोई वक्त तय किया है मनन करने के लिए, या श्रवण के तत्काल बाद भी हो सकता है, लेकिन वो जब भी होगा श्रवण के बाद होगा। कितने बाद होगा उसका कोई ऐसा निश्चय नहीं है। तो जब हम अकेले श्रवण के वो मनन के लिए बैठते हैं, उस समय पर हमको जो कुछ हमने श्रवण किया है उस सुने हुए को उसी क्रम से याद करना। माने अगर हमने बहुत एकाग्रता के साथ श्रवण किया है और हमारी स्मरण शक्ति अच्छी है, तो हम आचार्य के द्वारा जहां से विषय को लिया गया, किस टॉपिक पर बात, पहले उस विषय को याद करना, फिर उसमें चर्चा कैसे आरंभ हुई, किन किन बिंदुओं को विस्तार दिया गया, कौन कौन से संदर्भ दिए गए, कौन कौन से दृष्टांत दिए गए। तो एक तरह से गुरु के द्वारा उपदेश को जिस क्रम से हमारे सामने रखा गया है उस क्रम को स्मरण करना। अब जब हम उस क्रम को याद करने की चेष्टा करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा मन, और जब लंबे समय तक हम ऐसा अभ्यास करते हैं, इसको एक शब्द और दिया जाता है विचार। विचार शब्द का एक अर्थ होता है विपरीत चरणम इति। जिस क्रम से हमने पहले सुना है उसी क्रम को पुनः पुनः चित्त में दोहराना। जरूरी नहीं है कि ऐसा मन करते समय मन में संशय ही हो, संशय के बिना भी मनन हो सकता है। तो जब हम श्रवण किए हुए विषय को उसी क्रम से याद करते हैं, और याद करते समय हो सकता है कोई प्रश्न खड़ा हो जाए मन में, लेकिन इस तरह के मन का जो हमारे चित्त में प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव ये पड़ता है कि आचार्य की जो चिंतन शैली है उस शैली को हमारी बुद्धि एडॉप्ट करने लगती है। ठीक, हमको धीरे धीरे करके ये समझ में आने लगता है कि इस विषय पर सोचने का तरीका क्या है। ये जो चिंतन शैली है, ये जितनी गहराई के साथ में हम उस चिंतन शैली को एडॉप्ट करते जाएंगे, उतना ही हमारे भीतर उस विषय के चिंतन की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। देखिए, विज्ञान, हमने पिछली कक्षाओं में भी बोला था, विज्ञान की पुस्तक पढ़ने से कोई वैज्ञानिक नहीं बनता है। वैज्ञानिक की तरह सोचने लगे तब वैज्ञानिक बने। ये जो चिंतन शैली होती है ना, शैली, ये शैली शब्द पर आप गौर करिए तो
जैसे अगर किसी को पर्वत पर चढ़ना हो, शैल बोलते हैं, पर्वत को शैल बोलते हैं। तो कोई ऐसा पर्वत है जिसमें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि जो जंगल में जाने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो भेड़ चराने वाले, गाय चराने वाले लोग हैं, वो पर्वत के ऊपर अपने गायों को, भेड़ों को ले जाते हैं चराने के लिए। तो उससे एक पगडंडी रास्ता बनता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, और वो जो पगडंडी रास्ता है, जब हमको आरोहण करना हो, हमको शैल के शिखर पर जाना हो, तो हमें अ, उसी मार्ग का सहारा लेना होगा। अगर हमने उस मार्ग को छोड़ दिया, तो फिर हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो वो जो शैल के शिखर तक पहुंचाने वाली जो पतली सी संकरी सी गली है, उसको शैली बोलते हैं, है ना? तो इसी तरह से विचार का एक शिखर है। अब विचार के उस अंतिम सोपान तक पहुंचने के लिए एक चिंतन का मार्ग है, चिंतन की शैली है। तो जो चिंतन का मार्ग है, उसी को चिंतन शैली बोलते हैं। तो हर हर ज्ञान की, हर विज्ञान की अपनी एक स्वतंत्र शैली है। चिकित्सा विज्ञान की एक स्वतंत्र सोचने का की शैली है। खगोल विज्ञान को चिंतन की एक अलग तरह की शैली है, अलग तरह की शब्दावली है। गणित पर यदि शोध करना है तो उसके चिंतन की एक अलग शैली और अलग शब्दावली है। ठीक इसी तरह से जो अध्यात्म विद्या है, इस अध्यात्म विद्या की भी एक स्वतंत्र चिंतन शैली है, और उस चिंतन शैली पर चलने के लिए अपने स्वतंत्र शब्द है। तो असल में आध्यात्मिक चिंतनशील व्यक्ति वो है जिसको वो चिंतन का मार्ग भी पता हो, और वो शब्दकोश भी उसके पास में। इसलिए जब ये लोक भाषा में अध्यात्म की बात करने वाले लोग होते हैं, बोले हम तो सरल बना करके लोगों की समझ में आ जाए ऐसी बात करते हैं। चिकित्सा विज्ञान तो ये नहीं कहेगा कि लोगों के समझ में आ जाए ऐसी शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे। हुँ? हर विज्ञान की एक स्वतंत्र शब्दावली है। तो अध्यात्म को हमने इतना सस्ता बना दिया क्या कि जो गली कूचे की भाषा है उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करें? तो मनन, स्वतंत्र रूप से मनन का तात्पर्य ये है कि उस शब्दावली को सीखना, और जिस तरीके से आचार्य चिंतन करते हैं, उस चिंतन शैली को एडॉप्ट करते जाना, ताकि एक दिन हम स्वयं इतने समर्थ हो जाएं कि हमारे भीतर भी उस तरह का चिंतन होने लगे। इसलिए अध्यात्म में जो गुरु होते हैं, वो शिष्य को गुरु ही बनाते हैं, वो केवल शिष्य बना करके ही नहीं रखते। और वो तभी होगा जब हमारे भीतर भी उसी तरह के सोचने का ढंग पैदा हो जाए। अच्छा जी। तो एकांत में बैठ करके और उसी श्रवण को पुनः पुनः दोहराने की चेष्टा करना, उससे और कई आयाम हमारे भीतर ही खुलते हैं, स्पष्ट होते हैं। अब मनन की स्थिति में व्यक्ति कब पहुंचता है, वो निधिध्यासन की स्थिति में कब पहुंचते हैं, जब हमने श्रवण और चिंतन से ये स्पष्ट रूप से जान लिया हो कि सत्य क्या है। ये जो अहम तत्व है, अध्यात्म के विषय में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो अहम तत्व है, जिसको हम मैं के रूप में निरंतर हमारे भीतर एक ज्योति जल रही है,
पहले तक जब तक हमने श्रवण नहीं किया था, जब तक मनन नहीं हुआ था, तब तक ऐसा लगता था कि जैसे मनुष्य पना ही मैं, है ना? लेकिन श्रवण करके, मनन करके निश्चय हुआ कि नहीं, ये जो मनुष्यत्व है, ये मेरी मूल पहचान नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप तत्व मेरी मूल पहचान है। तो यदि तो श्रवण और चिंतन से ये निर्णय स्पष्ट हो गया हो, तो उस स्पष्ट निर्णय के ऊपर फिर अपने ध्यान को केंद्रित करना, वो निधिध्यासन की स्थिति। तो निधिध्यासन की स्थिति तब आएगी जब जिस विषय पर हमको अपने चित्त को एकाग्र करना हो, वो विषय स्पष्ट हो गया हो। कई बार लोगों को ये बड़ा ख्याल आता है कि मैं अब कल से ध्यान करूंगा। उसने बड़ा सुना टीवी में और तमाम दुनिया भर में, इधर उधर ध्यान करना चाहिए व्यक्ति। बाकी ये जप करना, ये कीर्तन करना, ये कथा सुनना, ये सब बड़ी हल्की चीजें हैं। क्या करना चाहिए? बोले ध्यान करना चाहिए। तो कभी किसी महात्मा के पास भी जाएंगे, बोले गुरुजी मुझको ध्यान सिखाओ। आपके आश्रम में ध्यान होता है कि नहीं होता है? अरे तो पहले ये तो तय कर लो कि ध्यान किसका करोगे। ध्यान कोई अपने आप कोई क्रिया नहीं है, ध्यान किसी का किया जाता है। घर में भोजन है नहीं और कब बोले हम भोजन करने बैठ गए। तो पहले भोजन का संग्रह कर लो, पहले थाली ले आओ, उसके बाद में भोजन करने बैठो। तो ध्येय किसका करना है, वो ध्येय वस्तु स्पष्ट हो जाए। तो ध्येय वस्तु का स्पष्टीकरण ही श्रवण और मनन है। श्रवण और मनन से जिस ध्येय का निर्णय स्पष्ट हो गया है कि ये वस्तु ऐसी ही है, अब इसमें कोई संशय नहीं, तब अब उस वस्तु के ऊपर अपने मानसिक शक्ति को केंद्रित कर, इसको निधिध्यासन बोला जाता है। ध्यान रखें, ध्यान एक एकाग्रता नाम की चीज भी होती है। ये निधिध्यासन और ध्यान, ये दोनों में थोड़ा सा भेद है। ध्यान एक ज्ञान पूर्व भी होती है, ध्यान होता है, और एक ज्ञान पश्चात ध्यान भी होता है। जैसे जब कोई कहता है कि मैं शरीर के किसी एक केंद्र पर ध्यान को एकाग्र कर रहा हूं, तो वो एकाग्र होना है, ध्यान नहीं है। तो एक बिंदु पर अथवा एक संवेदना पर मानसिक शक्ति को केंद्रित करना, उसको एकाग्रता बोलते हैं। लेकिन निधिध्यासन एकाग्रता से थोड़ा अलग वस्तु। एकाग्रता के अपने लाभ हैं। हम जब अपने मानसिक शक्ति को कहीं एक बिंदु में केंद्रित करें, तो उस बिंदु में छिपे हुए जो रहस्य हैं, उन रहस्यों का अनावरण होता है। तो इसलिए एकाग्रता के भी अपने बड़े लाभ हैं। वो एकाग्रता बिना श्रवण मनन के भी हो सकती है, लेकिन आत्म तत्व के विषय में स्पष्ट रूप से बोध होना, माने श्रवण मनन से निश्चय होना, और उस निश्चय किए हुए तत्व पर निधिध्यासन करना, वो एक अलग स्वरूप है ध्यान का। तो ये प्रश्न यहाँ पर हम पूरा करते हैं। हरि ओम।